नमस्कार, मैं हूँ एकता गहरवार। हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, जिसके लिए सभी उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार आज हमारे साथ मौजूद है। नागपुर पूर्व विधानसभा सीट से, साथ ही एनसीपी शरद पवार गुट के टिकट से अपना भाग्य आजमा रहे दुनेश्वर पेठे। दुनेश्वर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। सर, पूर्व नागपुर में किस तरह के विकास की ज़रूरत है, साथ ही पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है? पिछले 15 सालों में जो विकास हुआ है वो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिर्फ वो चीज़ें जिसमें कुछ एक रोड, कुछ फ्लाईओवर्स, बाकी जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो एक्चुअल पब्लिक को रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक को चाहिए था यहाँ पे वाटर, जो कॉरपोरेशन का वाटर 24/7 मिलना चाहिए, जो कि स्कीम वो 2012 में स्टार्ट हुई, लेकिन आज भी घंटा भर पानी नहीं मिलता। बराबर। यहाँ पे कुछ स्कूलें चाहिए थी, जो महानगर पालिका 15 साल से भाजपा के तरफ है, वहाँ पे महानगर पालिका की स्कूल बंद हो गई। वो स्कूलें चाहिए थे, अच्छा उसका अच्छे वो न्यू अपग्रेड स्कूलें चाहिए थी। यहाँ पे कुछ एक डंपिंग यार्ड है। यहाँ पे कुछ नेताओं ने बोला था कि यहाँ पे उस डंपिंग यार्ड में जो कचरा डंप होता है वो कचरे का विल्हेवाट करेंगे, उस कचरे से हम बिजली बनाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बराबर। ना बिजली बनी, ना कचरा हटा। पॉपुलेशन यहाँ की शहर की 5 लाख थी तब से, या उसके पहले से भी डंपिंग यार्ड है। तब क्षेत्र कम था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज 40 लाख पब्लिक होने के बावजूद भी वो डंपिंग यार्ड वहीं के वही है, और जिसके वजह से लोगों को दमा और बहुत सारे बीमारियां उनको उस वजह से हो रही है। तो आप कहना चाहेंगे कि मौजूदा विधायक जो है उन्होंने ये काम नहीं किया, तो आने वाले साल में आप जैसे विधायक बन जाएंगे तो क्या करेंगे और कौन से काम को सुधारेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में जो एक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, जैसे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, रोज़गार होना चाहिए। यहाँ पूर्व नागपुर एक ऐसा नागपुर सिटी में कि यहाँ उद्योग व्यापारी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन व्यापारियों की कुछ दाल मिले हैं, कुछ आरा मिले हैं, कुछ एक फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ अलग अलग टाइप का स्टील प्रोडक्शन है। तो ये सारी फैक्ट्रियाँ चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। बराबर। और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी स्टेट। यहाँ से 60 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे 5 रुपये के नीचे मिलेगी, और यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं तो उसको 12 रुपीज़ अबाव ये रहती है। बराबर। वही छत्तीसगढ़ 100 किलोमीटर गए तो वहाँ पे भी उससे कम है। तो ऐसी सारी अनइक्वलिटी के कारण ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ का व्यापारी भी व्यापार छोड़ के जा रहा है और दूसरे स्टेट में स्थापित हो रहा है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं कि आप यहाँ पे पूर्व नागपुर में एक इतवारी करके एक एरिया है, बहुत बड़ी बाजार पेट है। वहाँ पे किराना ओली उसको क्या बोलेंगे, गोल्ड के व्यापारी, वो सारे अनाज बाजार चाहते तो उसका डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। यहाँ क्या व्यापारी पश्चिम में जा रहा है। आप देखिए कि बड़े बड़े शोरूम गोल्ड्स के वो उधर पश्चिम में लग रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे रोजगार भी नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। चाहते कोई और दूसरा कोई आमदार होता था या दूसरे कोई विजनफुल प्रतिनिधि होता था तो शायद वहाँ पे उसी इतवारी के पार्ट में बहुत बड़े बड़े अच्छे कॉम्प्लेक्स बना के वो सारी व्यवस्था वहाँ पे कर देते थे जो रिक्वायर्ड थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसके वजह से यहाँ का व्यापारी भी परेशान हो गया, और वो व्यापारी के ऊपर जो डिपेंड थे वो सारे लेबर्स यहाँ पे पूना, मुंबई, गुजरात और सारे बाहर जा रहे हैं जी। यानी इस तरीके का ये, तो हम लोग उस तरीके से करते थे जो लोगों को रिक्वायर्ड है।
लोगों को रोजगार मिलता था, जी। अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा हेल्थ मिलता था। तो वैसी सारी व्यवस्था नहीं करने के वजह से यहाँ का व्यापारी, यहाँ का नागरिक बहुत ज़्यादा त्रस्त। जी सर, महायुति की जो नेता है आभा पांडे जी, बहुत बड़ी नेता है और वो अभी बागी हो गई है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं इस चुनाव में? देखिए, राजकारण फायदा नुकसान या लड़ना चुनाव ये फायदा नुकसान के लिए नहीं होता। लोकशाही में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पूरी तरीके से अधिकार दिया है कि सब ने लड़ना चाहिए, सबके प्रयास होना चाहिए। आज प्रयास करेंगे तो कल उसमें सक्सेस आ जाएगी, तो इससे फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाएगा। बराबर। सर, पूर्व नागपुर से निर्दलीय आभा पांडे जी चुनाव मैदान में है, साथ ही बीजेपी से कृष्णा खोपड़े जी मैदान में उतर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी सीधी टक्कर, आपका सीधा मुकाबला किससे होगा? ऑब्वियसली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसी के साथ में होगा। हम महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी है, हमारे राष्ट्रवादी हैं, उसके बाद में उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना है, तो उनके साथ में लड़ाई होगी। जो और आज तक के जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से फाइट नहीं होती थी, उसके वजह से भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाता था। लेकिन इस बार हमारे साथ में, हम जब शहर अध्यक्ष बने यहाँ पे, सिटी प्रेसिडेंट जी, तब हमने सारे शहर में संगठन को बढ़ाने का कोशिश की। हमने हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को इस हमारे पार्टी से जोड़ा, और उस वजह से पार्टी के आला नेताओं ने भी उसको ख्याल में रखते हुए यहाँ पे हमें टिकट दी, और उनको पता है कि ये 15 साल से गई हुई टिकट ये वापस लाने का अगर कोई काम कर सकता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बराबर, मतलब आपका कहना है कि आपकी सीधी टक्कर भाजपा के साथ है? बिल्कुल बराबर। सर, आपने भी चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है, तो सर आप जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? हमारे मुद्दे यही है, जो यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, ये मुद्दों के साथ में, और लोगों की जो यहाँ पे गुंडा राज हो गया, स्मार्ट सिटी में बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, और जो यहाँ पे शहर अच्छा शहर बनना चाहिए तो वो अच्छा ना बनते हुए उसका विकराल रूप धारण किया। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। आज भी शहर इतनी बड़ी 40 लाख पब्लिक है यहाँ पे, बराबर, वो होने के बावजूद भी व्यवस्था है, कुछ ब्रिज जो, और वो भी यानी जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट भी विनाशकारक हुआ। कुछ सीमेंट्स रोड बने, उस सीमेंट्स रोड की वजह से सारे एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में वो पानी घुस गया। ये ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता। बराबर। सरकार ने या कहो भाजपा ने लाडली बहन योजना शुरू की, तो क्या लगता है आपको इसका बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए, कोई भी स्कीम सरकार नज़र में रखती है या सत्ताधारी नज़र में रखते हैं कि उससे उनके पार्टी को फ़ायदा हो, लेकिन जो ये लाडली बहन योजना है, सबको पता है कि ये इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए ये काम किया, वो स्कीम चालू की। अगर वो चाहते थे, एक 1500 रुपये में क्या होता है, अगर वो चाहते तो एक महिला को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये देने का काम करते थे, और 15 से 20 हज़ार रुपये अगर वो सरकार दे नहीं पाती, अभी 1500 रुपये में ही दे नहीं पा रहे, वो उसका बजट भी महाराष्ट्र सरकार के पास फंड ही नहीं है, 1500 रुपये में 15 से 20 हज़ार रुपये कहाँ देती थी। लेकिन अगर हम रहते थे तो ये 1500 से ज़्यादा, तो उसको 15, एक महिला को, हमारे लाडली बहन को 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे मिले उसकी व्यवस्था करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसा ये साल भरे का 47,000 करोड़ का ये खर्चा है लाडली बहन को दिया जा रहा है। इस पैसे को डिवाइडेड बाय 36 डिस्ट्रिक्ट को करते थे, हर ज़िले को 1500 करोड़ रुपए आते थे, और उस 1500 करोड़ रुपए के जो अच्छे प्रकल्प, अच्छी फैक्ट्रियाँ, अच्छे व्यापार करने लायक ऐसी बाजार पेठ है यहाँ पे अवेलेबल की जाती थी, मार्केट बनाते, तो शायद जितने महिलाओं को आप पैसे दे रहे 1500 रुपये, उससे कई ज़्यादा महिलाओं को
वो रोजगार मिलता था और 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाती थी। साथ ही साथ वो लाडली बहना के हस्बैंड को भी पैसे मिलते थे, उसको भी रोजगार मिलता था और उसके लाडली बहना के लड़की को भी मिलता था। तो उसका घर, उसका जीवनपान अच्छा तरीके से हो जाता था, ताकि एक वो जो उद्देश्य रखा तो वो उद्देश्य कम से कम क्लियर होता था। तो सर, आप क्या उम्मीद करते हैं कि जनता आपको क्यों वोट देंगी? हम उम्मीद यही रखते हैं कि ये सारी योजनाएं सिर्फ इलेक्शन के नज़र में न रखते हुए एक्चुअल लोगों को फ़ायदा मिले, एक्चुअल पैरी बहनाओं को फ़ायदा मिले, वो सारी चीज़ें करना चाहिए। यहाँ पे जो वोट देने को, वोट जनता हमें देगी, क्योंकि जनता ने इनका राज्य देख लिया पिछले 2.5 साल से ये, उसके 2014 से 19 तक के। यहाँ पे महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ पे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स थे, वो प्रोजेक्ट भी यहाँ से दूसरे स्टेट में वहाँ पे भी वहाँ के फ़ायदे के लिए लेके गए। लेकिन यहाँ जब इलेक्शन आया तो इस इलेक्शन में कहीं और से किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री और कोई प्लांट नहीं आए। ये दुर्दैव रहा। और हम लोग यहाँ पे हम सत्ता में आने के बाद में लाडली बहनों का पूरा परिवार अच्छी तरीके से कैसा चले, उस तरीके के उसके पास में पैसे मिलेंगे, वो ये काम करने की कोशिश करेंगे। हम उसके हेल्थ के हिसाब से काम करेंगे, हम उसको रोजगार के हिसाब से काम करेंगे, हम उसका एजुकेशन, वो बच्चों को एजुकेशन अच्छा एक क्वालिफिकेशंस मिले, वो उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारे को जनता वोट देगी। बिल्कुल। मौजूदा विधायक ने पूर्व नागपुर में अब तक जो काम नहीं किया, ऐसा काम करना चाहेंगे? यस, मौजूदा विधायक ने जो काम किया है, कुछ एक सीमेंट रोड, कुछ एक फ्लाईओवर, या ऐसा जो भी काम किया है उसे सुधारेंगे या उसमें सुधार कार्य करना चाहेंगे? बिल्कुल सुधार कार्य, मतलब जो एक्चुअल लोगों की नीड है वो चीज़। यहाँ पे नीड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ की नीड है अच्छी स्कूलें। यहाँ बहुत बड़ा वर्ग है जो अब तक नहीं बन पाई है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी समाज बहुत बड़ा वर्ग है और वो छत्तीसगढ़ी समाज ये मजूर वर्ग है। आज वो मजूरी कर रहा है। वो पिताजी भी मजूर थे, उसके दादाजी भी मजूर थे और अभी लड़का भी मजूर है। अब ये व्यवस्था तो कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा ना। मजूरी यहाँ पे लेबर चाहिए, लेकिन वो एक लेबर कुछ दिनों के बाद में स्किल्ड लेबर होना चाहिए था, उसको उस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए थी। लेकिन वो मजूर के बेटे को कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह से वो भी मजूर हो रहा है। नहीं तो अच्छा उसका एजुकेशन रहता था तो शायद वो मजूर नहीं रहता था, एक अच्छे ओहदे पे जा सकता था। बराबर। यानी आपका कहना है कि मजदूरों को कला कौशल्य की अच्छी स्किल डेवलपमेंट नॉलेज मिलेगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बराबर है। स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे जो जिस प्रकार से खर्चा हो रहा है वो खर्चा अनाठा ही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो खर्चा बंद करें और अच्छे काम में लगाना चाहिए। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आने से क्या फ़ायदा हुआ है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनी, उससे संविधान लोकशाही बचाने का काम होगा, जिसमें जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं असंवैधानिक सरकार चल रही है जी। लोगों को डराया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी इस चीज़ों की मिसयूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी का आना ये अच्छा हो गया। तय हुआ है कि आने वाली सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। बराबर जी। ये थे दुनेश्वर पेठी जी, जिन्होंने अपने जीत का दावा किया है। लेकिन 20 नवंबर को जनता ही तय करेंगी कि दुनेश्वर पेठी जी विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे या नहीं। नमस्कार।